दोस्तों, आज हम अपने देश में जो सरकार और राजनीति की व्यवस्था देखते हैं उससे ये समझ सकते हैं कि हमारे और हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि जब मुगलों ने भारत पर कई सदियों तक राज किया तो उनके समय ये व्यवस्थाएं कैसी होती थी? आखिर कैसे मुगल साम्राज्य के राजा भारत के इतने बड़े भूभाग पर शासन व्यवस्था को संभालते थे? आखिर कैसे मुगल राजा दूसरे राज्यों को अपने नियंत्रण में रखते थे? और मुगल साम्राज्य में आज की तरह सेनाओं में अलग अलग पद कैसे बने हुए थे? तो चलिए फिर इस वीडियो में मुगलों के प्रशासन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बात करें मुगलों के शासन की तो ये पूरी तरह से केंद्रीकृत और एकतंत्री शासन था, यानी जिसका मुख्य केवल और केवल बादशाह होता था, जिसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं था। आज के समय में कोई भी कानून बनाने के लिए किस तरह मंत्रियों और एमएलए का समर्थन जरूरी होता है, मुगलों के समय ऐसा कुछ नहीं था। राजा ने जो बोल दिया वही कानून होता था। एक तरह से देखा जाए तो बादशाह के शब्द ही कानून होते थे और उसकी इच्छा का कोई विरोध करने की सोच भी नहीं सकता था। वो राज्य में सर्वोच्च अधिकारी, शासन का प्रधान, राज्य की सेनाओं का अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश होता था। दोस्तों, आज की तरह ही मुगल साम्राज्य में भी मंत्रिमंडल की व्यवस्था थी, मगर आज के मंत्रिमंडल में और मुगलों के मंत्रिमंडल में बहुत फर्क था, क्योंकि मंत्रियों को राजा को सलाह देने का अधिकार तो था, पर उनकी सलाह को मानना न मानना पूरी तरह बादशाह पर निर्भर करता था। हालांकि कुछ ऐसे भी बादशाह थे जो अपने मंत्रियों की सलाह को बहुत महत्व देते थे। जैसे शाहजहां जैसा विवेकी शासक सदैव सादुल्ला खां से सलाह लेता था। उस दौर में राज्य कोई भी समाज सेवी कार्य नहीं करता था, इसलिए जैसे आज के समय दूर दराज के क्षेत्रों तक सरकार की पूरी पकड़ होती है और हर गतिविधि पर उनकी नजर होती है, वैसे उस समय ग्रामवासियों के जीवन में कोई भी तब तक दखलंदाजी नहीं करता था जब तक उस इलाके में कोई हिंसात्मक अपराध या राजा के विरुद्ध कोई कार्य हुआ हो। अगर इस हिसाब से देखें तो मुगल बादशाहों की विशाल शक्ति बहुत कम क्षेत्र तक लागू होती थी, यानी उनके आदेशों को दूर दराज के क्षेत्रों में लागू करना काफी कठिन होता था। और इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि छोटा नागपुर और संथाल परगने के कुछ पहाड़ी इलाकों ने तो कभी बादशाह के आधिपत्य को माना ही नहीं। बात करें मुगलों की सैनिक शक्ति की तो अकबर से पहले सेना में बड़ी संख्या में विदेशी सैनिक हुआ करते थे, क्योंकि मुगल राजा आए तो विदेशी आक्रमणकारी के रूप में थे, इसलिए यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती कर उन पर भरोसा कैसे करते। पर अकबर ने भारतीयों के लिए सेना में भर्ती की शुरुआत करके अपनी सेना को मजबूत बनाया। मुगलों के पास हमेशा से ही एक बड़ी और शक्तिशाली सेना रही थी। उनकी सेना में ईरानी, दूतानी, अफगान, भारतीय और कई मुस्लिम और मराठे भी शामिल थे। इस कारण तो अकबर के समय में मुगल साम्राज्य भारत में बहुत दृढ़ हो गया था। एक बहुत बड़े क्षेत्र में साम्राज्य को फैलाना और उसका विस्तार करना, साथ ही विद्रोहियों को कुचलना और बादशाह के सम्मान और शक्ति में वृद्धि जैसे काम बिना एक शक्तिशाली सेना के संभव नहीं थे। दोस्तों, बाबर एक अच्छा खासा तोपखाना लेकर भारत आया था। उससे पहले भारतीय लोग तोपों से बिल्कुल अनजान थे। अकबर ने इन्हीं मुगल तोपखाने को और अधिक शक्तिशाली बनाया। उसके समय में पोतल और लोहे की इतनी बड़ी बड़ी तोपें तैयार की गई जिनकी क्षमता एक मन का गोला फेंकने की थी। लेकिन बाद में अकबर ने छोटी छोटी तोपों का निर्माण करवाया जिन्हें एक हाथी या फिर ऊंट की पीठ पर ले जाया जा सके। इतिहासकारों का मानना है कि तुर्की तोपखाने के अलावा अकबर का तोपखाना एशिया में किसी से भी कम नहीं था, क्योंकि अकबर के समय ये श्रेष्ठता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। हाँ, लेकिन तब भी मुगलों का तोपखाना यूरोपीय तोपखानों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इतिहासकार के.एम. मणिकर ने कहा है कि मुगल तोपखाना भारतीय शक्तियों के विरुद्ध तो सफल रहा, परंतु यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध ये बिल्कुल भी निरर्थक साबित हुआ। बात करें मुगलों की सेना की तो जब तक अकबर ने गुजरात को विजय किया उस समय तक पुर्तगालियों ने समुद्र पर पूरी तरह अपनी सत्ता कायम कर ली थी, और इसके अलावा अकबर का साम्राज्य ज्यादातर स्थल मार्ग पर ही था। इस कारण उसके समय में एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण कभी नहीं हो पाया और न ही उसके बाद के मुगल साम्राज्य कर पाए। लेकिन मुगलों ने नदियों पर जल बेड़ा जरूर रखा था। पूर्वी बंगाल, बिहार और सिंध में नावों का बड़ा सा बेड़ा रखा जाता था जिन पर तोपें रहती थी। मुगलों के शासनकाल में हर एक प्रांत के एक अफसर को मनसब मिला हुआ था, यानी सभी मनसब प्राप्त अफसरों को कुछ सिपाही राज्य की सैनिक सेवा के लिए भेजने होते थे। अकबर ने सभी अधिकारियों को 33 भागों में बांटा, जिनमें से 10 की सेना की टुकड़ी के सेनापति से लेकर 10,000 की सेना की टुकड़ी का सेनापति शामिल थे। ये अफसर अपना सैलरी 2 तरीकों से लेते थे, जैसे या तो वो राज्य से सीधा नकद ही ले लेते या कभी कभी उन्हें कुछ समय के लिए जमीन की जागीरदारी दे दी जाती, जिससे कमाई होती वह ले लेते।
लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता था कि जागीर में मिली भूमि पर उनका अधिकार हो गया हो। वो कुछ समय के लिए उस जमीन से राजस्व वसूल कर उसका उपयोग करते थे। कोई भ्रष्टाचार ना हो और व्यवस्था सही से बने रहे, इसलिए जागीरें समय समय पर एक मनसबदार से लेकर दूसरे को दे दी जाती थी। वैसे तो न्याय का काम बादशाह ही अपने दरबार में करते थे, पर इतने बड़े राज्य में सभी न्याय मामले बादशाह के द्वारा करना संभव नहीं था, इसलिए राज्य के सभी न्यायिक मामले वजीर देखता था। राज्य के राजस्व और वित्त का काम, यानी सीधे शब्दों में कहे तो राज्य के पैसों का जो लेखा जोखा है, वो दीवान ए आला या दीवान ए कुल का होता था, जो जमीन से मिलने वाले कर का आंकलन और उसकी वसूली का कार्य देखता था और उससे संबंधित हिसाब की जांच भी करता था, जिसकी सहायता के लिए बहुत से अधिकारी भी उनके साथ काम करते थे। मुगलों से पहले सल्तनत काल में दीवान ए आरिज के बदले मुगल काल में बख्शी का पद आया, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मुगल काल में मनसबदारी की व्यवस्था थी, इसलिए एक मीर बख्श का पद होता था जो मनसबदारों की जो है नियुक्ति के लिए सिफारिश करता था। अब मनसबदार एक तरह से कहे तो सेनापतियों या अधिकारियों का एक पद था, जिसमें अलग अलग मुगलों के अधिकारी होते थे, जबकि जागीर देने का काम दीवान ए आला करता था। इस तरह से दोनों पद एक दूसरे को नियंत्रित करते थे। मीर बख्शी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था मुगल साम्राज्य में, इसलिए मुगल काल में अमीरों का नेता दीवान न होकर मीर बख्शी होता था। मुगलों का राज परिवार और राज की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए भी एक खान ए समा अधिकारी होता था। ये बादशाह और उसके सभी चाहने वालों की जरूरतों को पूरी करता था, जो आज के हिसाब से देखे तो पीए का काम होता था। इसका नियंत्रण दीवान ए आला को दिया गया था, जो आगे चलकर इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इस पद ने मीर बख्शी के पद को भी पीछे कर दिया। अकबर के समय भारमल को उस पद पर नियुक्त किया गया था और जहांगीर के समय आसफ खां को, जबकि टोडरमल दीवान ए आला रह चुके थे। हर बादशाह अपने साथ एक धार्मिक परामर्शदाता भी रखता था, जिसे सदर ए सदूर कहा जाता है। ये राज्य के सभी धार्मिक कार्यों पर नियंत्रण रखता था, साथ ही सभी धार्मिक मुकदमे भी यही देखता था। बाद में इस पद पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो गया और इसके ऊपर काजी का पद बना दिया गया। बाद में शाहजहां ने वापिस काजी और सदर के पद एक ही व्यक्ति को दिए, लेकिन औरंगजेब ने मुख्य काजी और मुख्य सदर को वापस अलग अलग कर दिया। मुगल काल में एक मोहतासिब नाम का भी पद होता था। ये जनता के नैतिक आचरणों को देखता था। इसका काम होता था कि लोग शरीयत से काम कर रहे हैं या नहीं, साथ ही वो मापतोल का निरीक्षण भी करता था। मुगल काल में भी आज की तरह सबसे छोटी इकाई ग्राम ही होती थी। इससे जुड़े हुए अधिकारी मुकदम और पटवारी थे। मुगल काल में भी ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी। मुगल काल में सभी बंदरगाहों का प्रशासन हमेशा से ही प्रांतीय शासन से अलग ही रहा है। बंदरगाह के गवर्नरों को मुत्सदी कहा जाता था। ये सीधे सम्राट के द्वारा नियुक्त होते थे। कभी कभी इस पद की नीलामी भी होती थी। शहरों में सभी पुलिस कार्य कोतवालों को दिए गए थे, यानी आज की पुलिस को पहले कोतवाल कहते थे मुगल साम्राज्य में। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी में कोतवाल के कार्यों का विवरण दिया गया है। आईने अकबरी के अनुसार इनका काम चोरों को पकड़ना, चीजों के मूल्यों का निर्धारण करना, मापतोल की जांच करना, रात में पहरा देना, घरों और सड़कों पर नागरिकों की सुरक्षा रखना और राज्य में नए नए लोगों की चाल ढाल पर नजर रखना था। साथ ही ये विभिन्न वर्गों के लोगों की आय और व्यय की सूचना भी रखते थे और बिना उत्तराधिकारी वाले मृत या खोए हुए लोगों की जायदाद की सूची तैयार करके वो जायदाद राज्य के नाम कर देते थे। उस समय बैल, भैंस, घोड़े और ऊंटों की हत्या पर भी सख्त रोक थी। स्त्रियों को अपनी इच्छा के विरुद्ध जलने से और 12 वर्षों से कम उम्र में सुन्नत करने वालों को भी कड़ी सजा दी जाती थी। मुगल युग में आज की तरह संविधान की लिखित व्यवस्था नहीं थी। केवल जहांगीर की 12 आज्ञाएं और फतवा ए आलमगीरी, जो औरंगजेब द्वारा बनाई गई मुसलमानी कानून की एक छोटी सी पुस्तक है। उस समय कुरान के आदेशों या उपदेशों पर ही प्रसिद्ध कानूनविद फतवों और बादशाहों के आज्ञाओं का अनुसरण करते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मुगलों की यह शासन व्यवस्था जरूर समझ आई होगी। आखिर किस तरह मुगल अपना पूरे भारत पर राज करते थे और किस तरह अपने कानून व्यवस्था को संभालते थे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। धन्यवाद।